नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। वैश्विक उथल पुथल चल रही है। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया के तमाम देश परेशान हैं और आर्थिक अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है। और इसी बीच पीएम मोदी ने अपनी जापान की यात्रा 29 अगस्त आज से शुरू की। 2 दिन की उनकी ये यात्रा है और वहाँ पर वे 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर उनके समकक्ष यानी जापानी प्रधानमंत्री शिमेरू इशिबा की उनसे भेंट होगी और दोनों लोग कई एमओयू पर साइन करेंगे। इशिबा ने अगले 10 सालों में वादा किया है कि 10 ट्रिलियन येन, अगर हम इसको भारतीय रुपये में अगर बदलते हैं तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश वो भारत में करेंगे और ये एमओयू में तय हुआ है। साथ ही जापानी पीएम इशिबा ने ये भी जोर दे करके कहा कि वे भारत के एमएसएमई और स्टार्टअप को जोड़ने पर भी वो जोर देंगे। जापान और भारत के पहले से आर्थिक रिश्ते रहे हैं। हम जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन अपनी परियोजना चला रहे हैं, हालांकि थोड़ी सी वो लेट हो रही है। उसमें जापान की टेक्नोलॉजी और जापान के निवेश को ही शामिल किया गया है। जापान ने उसमें पूरा सहयोग किया। इसके अलावा इस समिट में जो और एक महत्वपूर्ण चीज़ करी गई है कि भारत और जापान में पीपल टू पीपल एक्सचेंज योजना चलाई जाएगी और जिसमें अगले 5 सालों में दोनों देशों के 5 लाख लोग का इधर उधर आदान प्रदान होगा। यानी कुछ लोग जापान से यहाँ पर आएंगे और कुछ लोग भारत से वहाँ पर जाएंगे और इनमें भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। भारत के 50,000 स्किल और सेमी स्किल जो स्टाफ है वो जापान जाएगा और जापान में वो बहुत कुछ सीखेगा और साथ ही साथ जापान को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मोदी और जापान या जापान और भारत का रिश्ता कैसा है, तो रिश्ता हमेशा बहुत बेहतर रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की ये 8वीं जापान यात्रा है और लगातार इशिबा से पहले के भी प्रधानमंत्रियों से पीएम मोदी के बेहतर संबंध रहे हैं। 2 दिन की यहाँ की यात्रा के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के लिए रवाना होंगे। इस समय वैश्विक कूटनीति अपने चरम पर है और जिस तरीके से दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, वो वानगी देखने को इस समय मिल रही है कि किस तरीके से रूस तो भारत के करीब था ही, किस तरीके से चीन भी भारत के करीब हो रहा है या भारत चीन के करीब हो रहा है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने अमेरिका से दूरियों को घटाना होगा, लेकिन बिना धमकी या बिना दबाव के। इसके अलावा सिर्फ सरकारी एमओयू पर ही साइन नहीं हुए जापानी पीएम के साथ, बिजनेस फोरम के साथ भी, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी वित्त सचिव, भारत के वित्त सचिव ने जो घोषणा की कि वहाँ के बिजनेस फोरम में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ भी लगभग 150 एमओयू साइन हुए हैं, उनकी घोषणा हुई है। और उन एमओयू की कुल कीमत $13 बिलियन, यानी अगर रुपए में उसको कन्वर्ट हम करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। यानी वे यहाँ पर इतना निवेश करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं जापान में और ये 2 दिन का दौरा जो भारत जापान समिट है ये काफ़ी सफल लग रहा है। इसी के साथ इस रिश्ते को और आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने जापानी पीएम को भारत आने का न्योता दिया और उस पर जापानी पीएम ने कहा कि वे 6 साल पहले भारत गए थे और बनारस में उन्होंने अपना दौरा किया था। और इसके साथ साथ पीएम मोदी ने एक और बड़ी चीज़ कही
उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी दोनों अगर जुड़ जाए तो कमाल हो जाएगा और दोनों ही देशों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनाइए और पूरी दुनिया में बेचिए। एक प्रकार से जापानी टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में, विशेषकर ऑटोमोबाइल में, दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और मोदी ने कहा कि भारत में आइए, आपका स्वागत है, आप भारत में बनाइए और पूरे विश्व में बेचिए। आपको याद होगा कि पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग नाम मात्र की, अगर हम गाड़ियों की ही चर्चा करें तो पहले एनफील्ड की बुलेट चलती थी, राजदूत चलती थी, एसडी चलती थी। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जिस तरीके से जापानी कंपनियों ने भारत के साथ सहयोग किया या कोलैबोरेशन किया, उसका काफ़ी बेनिफिट मिला भारत की कंपनियों को भी और जापानी कंपनियों को भी। जैसे होंडा आई और उसने यहाँ पर साइकिल निर्माता कंपनी हीरो के साथ कोलैबोरेशन किया, जो मुंजाल ब्रदर्स की कंपनी थी, और इस तरीके से हीरो होंडा बनी। इसी प्रकार से सुजुकी ने यहाँ पर दक्षिण भारत की टीवीएस के साथ कोलैबोरेशन किया और टीवीएस सुजुकी बाइक्स आई। कावासाकी वहाँ की आई, उसने बजाज के साथ कोलैबोरेशन किया और बजाज कावासाकी बनी। इसी तर्ज पर वहाँ से यामाहा आई और यामाहा ने भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी एस्कॉर्ट के साथ कोलैबोरेशन किया और इस तरीके से दोनों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज, इंजन वाइज जापानी टेक्नोलॉजी विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन यहाँ का जो नेटवर्क था या यहाँ पे जो मार्केटिंग नेटवर्क था भारतीय कंपनियों के पास पहले से स्थापित था, और दोनों ने ही एक दूसरे को सहयोग किया और दोनों को बेनिफिट मिला। जापान को एक बड़ा बाज़ार मिल गया और भारतीयों को टेक्नोलॉजी और बिज़नेस कैसे किया जाता है या सर्विस इंडस्ट्री में कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं, इस पे काफ़ी काम करने का अवसर मिला। इसी तरह से टोयोटा और तमाम सुजुकी और तमाम कंपनियां भारत में आई थीं और आज उन कंपनियों के कोलैबोरेशन का फ़ायदा भारत की कंपनियों को मिल रहा है। एक निश्चित समय उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें हीरो होंडा का, तो हीरो अब अपना अलग बाइक बना रही है और होंडा अब अपना अलग बाइक बना रही है। तो निश्चित रूप से जो मोदी का आह्वान था जापान के लिए कि आइए भारत में बनाइए और पूरे विश्व में बेचिए, उससे भारत को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, भारत में निवेश बढ़ेगा और भारत के तमाम लोगों को रोज़गार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे पंख लगेंगे। तो उम्मीद है कि मोदी की जापान की यात्रा सफल होगी और 31 को तो वो चीन जा रहे हैं। अब चीन में देखिए क्या होता है और जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य है उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो भविष्य में पता चलेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल वाले बटन को ज़रूर दबाएं प्लीज़। उससे आपको नोटिफिकेशंस हर नए वीडियो का मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।